हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम लूसेंट के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को टोटल 4 पार्ट में कवर किया जाएगा। यह इसका फर्स्ट पार्ट है। लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री जो है 37 टॉपिक के रूप में स्टार्ट होता है, जिसका नाम है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। गुरु गोविंद सिंह इस सिख धर्म के 10वें या अंतिम गुरु होते हैं। वहीं अगर पूछे सिख धर्म की स्थापना तो एक गुरु नानक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य या उनके संस्थापक के रूप में दिया गया है। तो वन लाइनर में एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, जैसे अवध की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जो फॉर्म दिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है अवध। अवध की स्थापना सादत खां के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिज खां के द्वारा निजामुल मुल्क की उपाधि धारण करके हैदराबाद की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है रुहेलखंड। रुहेलखंड की स्थापना बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां के द्वारा की जाती है। अगला है बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल की स्थापना या बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक का स्थापना सादुतुल्ला खां के द्वारा होता है। वहीं भरतपुर का संस्थापक ये चूरामन एवं बदन सिंह है। चूरामन एवं बदन सिंह ये भरतपुर के संस्थापक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि नोट के फॉर्म में दिया गया है, उसको देख लेते हैं। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां के द्वारा ही अवध की स्थापना की गई थी, या फिर अवध के संस्थापक ये सादत खां होते हैं। मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का अगर असली नाम पूछे तो वो था मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम ये मुअज्जम था। वही बहादुर शाह जिनकी ओर से सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह इनकी ओर से क्या कर रहे थे कि ये उत्तराधिकार के युद्ध में इन्हीं के साइड से वो थे। बहादुर शाह का पूर्व नाम ए मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह ए खबर के नाम से भी जाना जाता है। क्या ना, शाह ए खबर के नाम से भी जाना जाता है। जहांदर शाह नेक्स्ट पॉइंट है। जहांदर शाह इनके बारे में 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जहांदर शाह को एक तो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है कि इनके जो टाइम पीरियड में एक लाल कुमारी नाम की वेश्या थी, उनको जो है राज्य काज में हस्तक्षेप करने का आदेश दिया गया। यानी जहांदर शाह ये लंपट मूर्ख होते हैं और लाल कुमारी नामक वेश्या के प्रभाव में से प्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही में आई थिंक आरओ का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसमें पूछा गया था कि मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो वह है सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्रुख शियर को मुगल शासक का घृणित कायर कहा जाता है। वहीं मोहम्मद शाह इनको रंगीला नाम से जाना, यानी रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। यानी जहांदर शाह इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है, फर्रुख शियर इनको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, तथा मोहम्मद शाह इन्हें रंगीला नाम से जाना जाता है। रंगीला ये जो है संगीतकार के रूप में अनेक ख्यालों की रचना करते हैं। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। यानी हैदर बेग के द्वारा हुसैन अली खां की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में वही मोहम्मद शाह जिन्हें रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के टाइम पीरियड में हैदराबाद के चिनकिलिज खान ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण करके 1725 ईस्वी में हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद की स्थापना कब की जाती है या फिर किसके द्वारा की जाती है, तो यह 1725 ईस्वी में चिनकिलिज खां के द्वारा निजामुल मुल्क की उपाधि धारण करके स्वतंत्र रूप से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि नोट के फॉर्म में दिया गया है। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों के द्वारा की जाती है, वहीं अवध की स्थापना ईरानियों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईरान के सम्राट जिनका नाम था नादिर शाह, वो 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किए, और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। यानी जब नादिर शाह का आक्रमण भारत पर होता है तो उस समय भारत में या फिर दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रहता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि
एवं शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस तथा कोहनूर हीरा लेकर वापस जो है फारस लौट जाता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जिस समय नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर हुआ उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो वह था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट पॉइंट है तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक ये मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह के समय में ही तख्ते ताउस या फिर मयूर सिंहासन इसको किसके द्वारा, नादिर शाह के द्वारा फारस लेके चला जाए या फारस लेके चला जाता है। यही कारण है कि तख्ते ताउस या फिर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक क्या कौन रहता है, मोहम्मद शाह रहता है। इसकी स्थापना अगर पूछे मयूर सिंहासन की स्थापना कौन करता है, तो शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है शाह आलम द्वितीय, जिन्हें अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल में यानी 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। यानी अंग्रेज के द्वारा दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था, तो 1803 ईस्वी पे। उस समय दिल्ली पर शासक शाह आलम द्वितीय का था। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठाओं की हार होती है और मराठा जो है इस युद्ध में पराजय के बाद उनका वर्चस्व लगभग समाप्त हो, यानी मराठाओं का वर्चस्व पानीपत के तृतीय युद्ध में लगभग समाप्त हो जाता है। यहाँ पर उत्तरकालीन मुगल सम्राट दिए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है और यही या 1707 के बाद जो 1857 तक का टाइम पीरियड है, इसे उत्तरकालीन मुगल सम्राट या फिर उत्तरकालीन मुगल शासन के रूप में जाना जाता है। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो उनका नाम था बहादुर शाह। यही बहादुर शाह जिनके पक्ष में गुरु गोविंद सिंह थे। बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड था वो 1707 से 1712 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है जहांदर शाह जिन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है और इन्हीं जहांदर शाह के टाइम पीरियड में एक लाल कुमारी वैश्या को उनके राजकाज में हस्तक्षेप की अनुमति थी। इनका टाइम पीरियड 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है फर्रुख सियर इन्हें घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड 1713 से लेकर 1719 ईस्वी। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में या मोहम्मद शाह इन्हें रंगीला के नाम से जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड 1719 से लेकर 1748 ईस्वी है। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है एवं 1725 ईस्वी में चिनकिलिच खां के द्वारा हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है अहमद शाह का टाइम पीरियड 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय इनका टाइम पीरियड 1754 से 1759 तक है। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय, इनका टाइम पीरियड 1759 से 1806 ईस्वी है। शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड में ही यानी 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। नेक्स्ट है अकबर द्वितीय, इनका टाइम पीरियड 1806 से 1837 ईस्वी तक है। और लास्ट है जो अंतिम मुगल शासक हैं जिनका नाम है बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। इनका टाइम पीरियड 1837 ईस्वी से लेकर 1857 यानी 1857 की जब क्रांति होती है तो उस समय अगर पूछे मुगल सम्राट कौन थे तो वो थे बहादुर शाह जफर। और इस क्रांति के बाद इनको यानी बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा रंगून भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी और बहादुर शाह द्वितीय जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है वो अंतिम मुगल सम्राट था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति होती है, उसमें भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर जो कि मुगल सम्राट का अंतिम शासक था उसे बंदी बना लिया गया तथा रंगून भेज दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। वहीं हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। नोट फॉर्म में दिया गया है कि अहमद शाह अब्दाली इनका वास्तविक नाम अहमद खां था तथा इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत में 8 बार आक्रमण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है
38 पॉइंट के रूप में दिया गया है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। यानी वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं और यहीं से भारत एवं यूरोप के बीच एक नए संबंध की शुरुआत होती है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो उनका नाम फ्रांसिस्को द अल्मेडा, और कहीं कहीं पे अल्मेडा ही लिखा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ये भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो इनका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीतता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कब जीतता है? 1510 ईस्वी में। और 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया जाता है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर बनाई थी? तो ये कोचीन। पुर्तगाली सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं और सबसे पहले जो व्यापारिक कोठी बनाने का कार्य करते हैं वो कोचीन में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जिनका नाम था सैन थोमे था। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए और पहला डच यात्री जिनका नाम था, पहला डच यात्री इनका नाम क्या था? कार्नेलियन हाउटमैन। ये 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचे। यानी भारत इसके पूर्व में सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पर कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में पहुंचे। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी अगर पूछे तो ये पुलिकट में स्थापित की। इनके द्वारा स्वर्ण सिक्के जिनका नाम था पैगोडा उनको ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस यूरोपीयों के द्वारा या जो यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे उनमें से कौन थे जो पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे? तो उनका नाम था डच। डचों के द्वारा पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे गए थे। नेक्स्ट है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब होता है? 1759 ईस्वी में। यह अंग्रेज व डचों के मध्य होता है जिसमें डच जो है वो बुरी तरह पराजित होते हैं और यहीं से डचों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और डचों को भारत से अपना बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ता है। यानी बेदरा का युद्ध डचों के लिए निर्णायक युद्ध साबित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर जिनका नाम थॉमस स्मिथ था। यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस टाइम जो इंग्लैंड की जो रानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम और इस टाइम भारत में किसका शासन था? तो अकबर का शासन। भारत में अकबर का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज एक कैप्टन हॉकिंस था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया। नोट के फॉर्म में दिया गया है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज इसका नाम था रेड ड्रैगन। पहले अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट पॉइंट है 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। कब दी थी? 1613 ईस्वी में। नोट के फॉर्म में लिखा गया है पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी ये मसूलीपट्टनम में खोली। कब खोली थी? 1611 ईस्वी में। जबकि पश्चिमी तट पर कहां पर? सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इसीलिए जो कैप्टन हॉकिंस थे वो जहांगीर के दरबार में गए थे कि उनको सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत मिल जाए, लेकिन हॉकिंस को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन बाद में जहांगीर के द्वारा
1613 ईस्वी में इसकी इजाजत दे दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजता है। यानी पहले 1608-9 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को भेजता है, बाद में 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजता है। कौन भेजता है? जेम्स प्रथम के द्वारा। थॉमस रो 1 फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। थॉमस रो जहांगीर एवं शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ये अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी किया, जिसके अनुसार अंग्रेज क्या थे, वो सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देते थे। बदले में अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अधिकार दिया गया। यानी इस गोल्डन फरमान के द्वारा अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाह पर आधिपत्य स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज एक कालांतर में कोरोमंडल तट पर स्थित अंग्रेजी मुख्यालय बन गया। यानी इसकी स्थापना कब की जाती है? 1639 ईस्वी में। वही 1661 ईस्वी में इम्पोर्टेंट लाइन है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी जिनका नाम कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा था, इनकी शादी जो है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। पुर्तगालियों के द्वारा जो चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दे दिया जाता है। जो बंबई रहता है इसे दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया जाता है। बाद में 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं कि ये जो है बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। वही 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को स्थापित करता है। यानी 1661 ईस्वी में इनको दहेज में मिलता है और बाद में 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। बंबई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। आगे चलकर 1687 ईस्वी में बंबई एक पश्चिमी तट का अंग्रेजों के पश्चिमी तट का मुख्यालय बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि नोट के फॉर्म में दिया गया उसको देख लेते हैं। गैरॉल अंगियार इन्हें बंबई शहर का संस्थापक या फिर बंबई शहर की स्थापना करने का श्रेय गैरॉल अंगियार को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। किसके द्वारा दिया गया? शाह सुजा के द्वारा। इस अनुमति को निशान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, उनका नाम था सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर, इनकी जमींदारी 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त की और यहीं पर फोर्ट विलियम की स्थापना की। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही जो है कलकत्ता या फिर कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा रखी गई। यानी कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा की गई थी। किस स्थान पर? यही सुतानुती, कालीकट व गोविंदपुर गांव को मिलाकर जॉर्ज चार्नॉक क्या करते हैं? कलकत्ता या फिर कोलकाता नगर की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा 1674 ईस्वी में की जाती है। पांडिचेरी वर्तमान समय में कुल 3 राज्यों में फैली हुई है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व फिर केरल। इन 3 राज्यों में पांडिचेरी फैली हुई है। बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका टाइम पीरियड क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड है 1746 से लेकर 1748 ईस्वी। वहीं दूसरे कर्नाटक युद्ध का जो टाइम पीरियड है 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये आस्ट्रिया के उत्तराधिकार से
जो है प्रभावित था, और यह यक्षला या एला सापेल्स की संधि के द्वारा ये समाप्त होता है। यानी पहले कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त होती है, तो यक्षला सापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। यक्षला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट है दूसरा कर्नाटक युद्ध, जिसका टाइम पीरियड देख ही लिए हैं, 1749 से लेकर 54 ईस्वी। इस युद्ध में डुप्ले की हार होती है और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की जगह गोडेहू आते हैं। ये जो है गोडेहू, ये भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू को बनाया जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के युद्ध से या पांडिचेरी की संधि से समाप्त होता है। यानी पहला कर्नाटक युद्ध ये यक्षला सापेल की संधि से समाप्त होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध ये पांडिचेरी के युद्ध से समाप्त होता है। वही तीसरा कर्नाटक युद्ध अगर पूछे तो ये पेरिस के संधि से समाप्त होता है, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक यहाँ पर मतलब परिणत होती है। तीसरा कर्नाटक युद्ध ये सप्तवर्षीय युद्ध का ही परिणत होती है, जिसका अंत पेरिस की संधि के साथ होता है। यानी आप यहाँ पे आप APP रखा गया, आप मीन्स होता है पहला कर्नाटक युद्ध, इसकी जो या किस संधि के साथ समाप्त होती है, तो यक्षला सापेल की संधि। P यानी पांडिचेरी की संधि के साथ दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। वहीं नेक्स्ट P का मान मीन्स है कि पेरिस के संधि के साथ जो है तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई लड़ी। यानी वांडीवास की लड़ाई में क्या होता है, वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होते हैं, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित होते हैं। और उस समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था आयरकूट। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा है कि बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में होता है, और बेदरा का युद्ध अंग्रेज व डचों के मध्य होता है। बेदरा के युद्ध में डचों का वर्चस्व जैसे लगभग समाप्त हो जाता है, उसी तरह वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का वर्चस्व लगभग बुरी तरह से प्रभावित होता है, या फिर फ्रांसीसियों का वर्चस्व भी लगभग भारत से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। वही 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है। जैसे पढ़ा, इसके पहले पढ़ा है कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। वही 63 ईस्वी में या 1763 में पेरिस के संधि के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। पेरिस के संधि के द्वारा ही अंग्रेज ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे उन सभी प्रदेशों को अंग्रेज फ्रांस को लौटा देते हैं। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। नेक्स्ट पॉइंट 39 टॉपिक के रूप में दिया गया है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल इस सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां इनके द्वारा स्वतंत्र शासक, या मुर्शीद कुली खां ये बंगाल के स्वतंत्र शासक थे, लेकिन ये नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजते थे। मुर्शीद कुली खां इन्होंने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। जो मुर्शिदाबाद है भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। मुर्शीद कुली खां इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण क्या होता है, खेती के लिए अग्रिम ऋण। तो जब आपकी फसल की शुरुआत बुआई जुताई होती है उसी टाइम पे जो ऋण दिया जाता है उसे तकावी ऋण के नाम से जाना जाता है। और मुर्शीद कुली खां का अगर उत्तराधिकारी पूछे तो वो थे सुजाउद्दीन। इनके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार जो अलीवर्दी खान जिनका नाम था वे बंगाल के नवाब बने। अलीवर्दी खान एक गिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित करते हैं और यहीं से अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब बनते हैं। अलीवर्दी खान के टाइम पीरियड में जो बंगाल के शासक अलीवर्दी खान थे ये मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि अलीवर्दी के टाइम पीरियड में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां के अगर उत्तराधिकारी पूछे तो इनके उत्तराधिकारी इनके दामाद जिनका नाम था सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट भी है, पूछा जाता है कि 20 जून 1756 ईस्वी। 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से, या इस दिन ब्लैक होल ट्रेजेडी के नामक घटना जो है घटित होती है, जिसे काल कोठरी की त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता अगर पूछे तो जेड हॉलवेल ब्लैक होल ट्रेजेडी के रचयिता थे। इनके अनुसार बताया जाता है कि सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। ये किसके द्वारा बताया जाता है? जेड हॉलवेल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी का युद्ध, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्लासी का युद्ध ये 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। अंग्रेज के सेनापति क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो नवाब के सेनापति थे जिनका नाम था मीर जफर, इनकी धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला पराजित होता है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को, क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों की चापलूसी करते हैं, यही कारण है कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त करता है। नोट के फॉर्म में दिया गया है प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के से वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी एक भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। प्लासी जो है ये भागीरथी नदी के तट पर, जैसे मीर जफर ये क्या थे, इनके द्वारा जो है अंग्रेजों की चापलूसी की जाती है, लेकिन मोहनलाल मीर मदान ये क्या कहें, ये नवाब के वफादार सैनिक या फिर सिपाही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर, इनको अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में गद्दी से हटा दिए तथा इनकी जगह पर इनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का शासक नियुक्त किया। मीर कासिम जो है ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए। नोट के फॉर्म में दिया गया है बंगाल की राजधानी का जो क्रम है, ढाका से सबसे पहले ढाका थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद और लास्ट में मुंगेर बंगाल की राजधानी होती है। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय मुर्शीद कुली खां को जाता है। वहीं मुर्शिदाबाद से मुंगेर ये राजधानी का परिवर्तन मीर कासिम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बक्सर का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बक्सर के युद्ध कब या फिर किनके बीच लड़ा गया था। तो 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम, वही जो मीर जफर के दामाद थे, अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और इस युद्ध में अंग्रेजों का जो अंग्रेज का सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें अंग्रेज जो है वो एक साइड होते हैं और एक साइड क्या रहते हैं, मुगल बादशाह रहते हैं और बंगाल के नवाब व फिर अवध के नवाब, ये तीनों एक साइड रहते हैं। बावजूद इसके ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में अंग्रेज विजय होते हैं और ये तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से पराजित होती है। यही कारण है कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत में एक निर्णायक युद्ध साबित होता है। यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में कुछ दिया गया, उसको देख लेते हैं। बंगाल के नवाब, उनका टाइम पीरियड और उनके नवाब देखे तो बंगाल जो पहले है मुर्शीद कुली खां, इनका टाइम पीरियड 1713 से 1727 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है सुजाउद्दीन, इनका टाइम पीरियड 1727 से लेकर 1739 ईस्वी। यहाँ पर पूछता है कि टाइम पीरियड के फॉर्म में जो है इनको क्या व्यवस्थित करिए कि बंगाल में निम्नलिखित में से किसका शासन जो है क्रम में था, या सबसे पहले किनका शासन होता है उसके बाद किनका, इस टाइप से आपको एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सुजाउद्दीन का टाइम पीरियड 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक था। सरफराज अली खां का टाइम पीरियड 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक था। अली वर्दी खां का जो टाइम पीरियड है उस 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। इसी अली वर्दी खां ये क्या करता है, बंगाल का ये अली वर्दी खां जो नवाब बनता है ये मुगलों को राजस्व देना बंद कर देता है और इसी के टाइम यानी अली वर्दी खां के टाइम पीरियड में बंगाल सबसे अधिक समृद्धशाली हो जाता है। नेक्स्ट है, यही कारण है कि अली वर्दी खां के टाइम पीरियड में बंगाल को भारत का स्वर्ग के रूप में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं सिराजुद्दौला। 1757 से लेकर इनका जो टाइम पीरियड है 1756 से लेकर 1757 ईस्वी। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध अंग्रेज व फिर
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य देखा जाता है। नेक्स्ट है मीर जाफर। मीर जाफर जो अंग्रेजों से चापलूसी करके बंगाल की गद्दी प्राप्त करते हैं। इनका टाइम पीरियड 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है मीर कासिम। मीर कासिम इनका टाइम पीरियड 1760 से लेकर 1763 ईस्वी। मीर कासिम के द्वारा ही जो मुर्शिदाबाद से राजधानी स्थानांतरित कार्य किया गया और कहाँ से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट फिर इसके बाद मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इनका टाइम पीरियड दोबारा 1763 लेकर 1765 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट है निजामुद्दौला। इनका टाइम पीरियड 1756 से लेकर 1766 ईस्वी तक रहता है। सैफुद्दौला इनका टाइम पीरियड 1766 से लेकर 1770 ईस्वी तक रहता है। तथा मुबारकदौला इनका टाइम पीरियड 1770 से लेकर 1775 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। अब मैसूर के बारे में पढ़ लेते हैं। 1761 ईस्वी में हैदर अली की जो है ये मैसूर के शासक बनते हैं। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यानी 1782 ईस्वी में हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी इसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि किसने धारण की? टीपू सुल्तान के द्वारा धारण की गई। टीपू सुल्तान ने ही अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का बिच्छू लगवाया एवं उसके साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। क्वेश्चन पूछता है जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना, तो वह था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रथम जो अंग्रेज व फिर मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े गए थे उन्हीं को यहाँ पर एक टेबल में बताया गया, उसको देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य लड़ा जाता है। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1780 से लेकर 1784 ईस्वी के मध्य लड़ा जाता है और इस टाइम गवर्नर जनरल का था वारेन हेस्टिंग था। तीसरा है नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में लड़ा जाता है और यहाँ पर गवर्नर जनरल का शासन कौन था? वो कार्नवालिस का शासन था। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 में लड़ा जाता है और इस टाइम जो है लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल थे। बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो यह मद्रास की संधि के साथ समाप्त होती है और इस युद्ध में जो है हैदर अली की जीत होती है। बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो यह मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होती है और कहा जाता है कि इसी युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली, टीपू सुल्तान के जो पिता हैदर अली हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसकी समाप्ति 1792 में श्रीरंगपट्टनम की युद्ध के साथ ये समाप्त होती है और लास्ट चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में होती है। इस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और यहीं से मैसूर वंश की या फिर मैसूर जो राज्य था इसका वर्चस्व समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही, यानी मैसूर उस टाइम इतना शक्तिशाली था कि अगर अंग्रेज इससे अकेले लड़ी होते तो शायद ही वो इसको हरा पाता, लेकिन जो है क्योंकि यहाँ पर मैसूर, इसलिए मैसूर का जो है वर्चस्व समाप्त होता है क्योंकि यहाँ पर देसी राजाओं जैसे मराठा व फिर हैदराबाद के निजाम का साथ भी ये अंग्रेजों को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीपू सुल्तान की मृत्यु, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन पूछता है कि शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, तो कभी कभी हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान में कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीपू सुल्तान के जो राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर बनी हुई है। नोट के फॉर्म में दिया गया है कि वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में अंग्रेज व फिर फ्रांसों के बीच लड़ी गई थी
और इस मतलब वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व था सर आयरकूट के द्वारा किया जा रहा था, वहीं फ्रांसीसियों का नेतृत्व लाली के नेतृत्व वाली जो या लाली के नेतृत्व में किया जा रहा था। इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित होते हैं और फ्रांसीसियों का वर्चस्व वांडीवास के युद्ध से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है मैसूर युद्ध। जिस तरह से कर्नाटक युद्ध हम पढ़े हैं उसी तरह मैसूर युद्ध के बारे में दिया गया है। मैसूर युद्ध में इसके पहले पढ़ ही लिया है। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर है मद्रास की संधि के साथ समाप्त होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होती है एवं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होती है। उसका डेट मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में होता है, मंगलौर की संधि ये 1784 ईस्वी में तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि ये 1792 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है 41 टॉपिक के रूप में दिया गया है सिख एवं अंग्रेज। सिखों से अंग्रेज के क्या संबंध थे उसको देख लेते हैं। बात करें सिख संप्रदाय, इसकी स्थापना या फिर इसके संस्थापक गुरु नानक थे जो सिख धर्म के प्रथम गुरु हुए और गुरु नानक के अनुयायी ये सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं जो गुरु नानक थे वो बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आरंभ हुआ। गुरु नानक इनके द्वारा लंगर, संगत व पंगत ये तीनों व्यवस्था गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया था। लंगर क्या था? यह निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित करने का कार्य था। वही संगत ए धर्मशाला तथा पंगत ए लंगर स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक। यानी गुरु नानक के द्वारा लंगर व्यवस्था, संगत व पंगत स्थापित करने का श्रेय एक गुरु नानक को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। वही करतारपुर कॉरिडोर जो हाल ही में भारत और पाकिस्तान के संयुक्त सहयोग से करतारपुर कॉरिडोर की स्थापना की गई, तो यह सिख धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु अंगद, जो कि इनका टाइम पीरियड 1539 से 1552 ईस्वी तक था। गुरु अंगद ये सिखों के दूसरे गुरु हुए। गुरु अंगद को लहना नाम से भी जाना जाता है। यानी गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? तो एक गुरु अंगद होते हैं। गुरु अंगद का जो वास्तविक या फिर प्रारंभिक नाम था वो लहना था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इन्होंने या इनके द्वारा गुरु नानक द्वारा जो लंगर व्यवस्था, गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था को शुरू किया था, लेकिन लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाने का कार्य उनके जो उत्तराधिकारी हुए लहना, जिनका नाम गुरु अंगद था, वो लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। वहीं गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद के द्वारा किया गया। गुरु अंगद के बारे में सबसे ज्यादा यही पूछता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है? तो गुरु अंगद के द्वारा किया जाता है। वहीं सिख धर्म के जो तीसरे गुरु हुए जिनका नाम था गुरु अमरदास, उनका टाइम पीरियड 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक था। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य प्रणाली किए, जिसमें हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जिसका नाम था लवन उनको प्रचलित, यानी हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति की शुरुआत करते हैं, उसका नाम था लवन। अकबर ने गुरु अमरदास को गोविंदवाल जाकर भेंट की और उसकी पुत्री या फिर अमरदास की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पद यानी अमरदास के जो दामाद थे रामदास, उनका नाम था रामदास, वे सिख के चौथे गुरु हुए। उनका टाइम पीरियड 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक था। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। इसी जमीन में रामदास हैं वे अमृतसर नामक जलाशय खुदवाते हैं तथा अमृतसर नगर की स्थापना एक गुरु रामदास के द्वारा की जाती है। गुरु रामदास अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार गुरु का पद ये पैतृक हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु का पद किस गुरु के साथ पैतृक होता है? तो पांचवें गुरु, सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन के साथ सिख धर्म का पद जो है या सिख गुरु के पद है वो पैतृक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु अर्जुन, इनका टाइम पीरियड 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की जाती है। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रथाएं और गीत संकलित हैं।
नोट के फॉर्म में दिया गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण किया। यानी जो रामदास है वो यहाँ पर अमृतसर जलाशय या फिर अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं। वहीं सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जो होते हैं वो हरमंदर साहब, वहाँ अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। राजकुमार खुसरो जो है गुरु अर्जुन देव से गोइंदवाला में मिले थे और कहा जाता है कि ये गुरु अर्जुन एक खुसरो की सहायता किए थे। यही कारण है कि 1606 ईस्वी में जहांगीर क्या करते हैं, अर्जुन देव को मरवा देते हैं। सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद होते हैं। इनका टाइम पीरियड 1606 से लेकर 1645 ईस्वी तक होता है। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या फिर ईश्वर के सिंहासन का निर्माण एक गुरु हरगोविंद के द्वारा किया जाता है। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते हैं तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा जो है या नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू की जाती है। इनके द्वारा अमृतसर की किलेबंदी की जाती है। देखिए, इसके पहले जो 5वें गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या जहांगीर के द्वारा या फिर मुगलों के द्वारा कर दी जाती है। यही कारण है कि जो आगे के गुरु होते हैं वे अपने राज्य को जो है सुरक्षित रखने के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है वो सारे करते हैं। जैसे जो सिख धर्म है उसे सैन्य संगठन का रूप देते हैं, अकाल तख्त या फिर ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करते हैं, जाके ये दरबार में 2 तलवार बांधकर ये गद्दी पर बैठते थे, नगाड़ा बजाने की व्यवस्था के साथ अमृतसर की जो है ये किला बंदी करते हैं। क्यों? सुरक्षा के दृष्टि से ये अमृतसर की किला बंदी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिखों के 7वें गुरु जिनका नाम हर राय था और इनका टाइम पीरियड 1645 से लेकर 1661 ईस्वी तक था। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। यानी हर राय दारा सिखों को आशीर्वाद देते हैं। सिखों के 8वें गुरु जिनका नाम हरिकृष्ण रहता है, इनका टाइम पीरियड 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक था। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। यानी चेचक नामक बीमारी के कारण सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण की मृत्यु हो जाती है। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। आई थिंक ये जो है सिख धर्म के बारे में औरंगजेब नहीं समझते हैं। यही कारण है कि आगे 9वें जो गुरु तेग बहादुर है उनकी हत्या इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिखों के जो 9वें गुरु होते हैं उनका नाम क्या है? सिखों के 9वें गुरु का नाम गुरु तेग बहादुर होता है। इनका टाइम पीरियड 1664 से 1675 ईस्वी तक था। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट मरवा दिए। इसके पहले हमने पढ़ा था कि सिख धर्म के 5वें गुरु जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था, उनकी भी हत्या मुगलों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा की जाती है, क्योंकि यह जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता करते हैं, इसलिए जो है अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है। लेकिन सिख धर्म के जो 9वें गुरु होते हैं जिनका नाम तेग बहादुर है, इनकी हत्या औरंगजेब इसलिए करा देता है क्योंकि ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु एक गुरु गोविंद सिंह होते हैं। इनका टाइम पीरियड 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक था और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के 10वें गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है और सिखों के लिए 5 ककार, वो 5 ककार क्या क्या थे? केश, कंघा, कृपाण व कच्छा तथा कड़ा, इनकी अनुमति तथा सभी लोगों के नाम में अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। यानी जितने भी सिख धर्म थे, सिख धर्म के अनुयायी थे, सभी को अपने नाम में सिंह शब्द जोड़ने के लिए प्रेरित किए। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था वो आनंदपुर साहिब था। उनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं उनकी जो कार्यस्थली थी वो पओता थी। इनके 2 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे जिनका नाम फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह था। इनको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। इनको वजीर खान के द्वारा दीवार में चुनवा दिया। यही कारण है कि वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस ये गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह के बलिदान को बताते हुए
26 दिसंबर को हर प्रतिवर्ष या फिर हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करने यानी खालसा पंथ की स्थापना करने का श्रेय एक गुरु गोविंद सिंह को जाता है। वहीं पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ है उसको वर्तमान रूप दिया तथा यही अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। यानी उनके द्वारा कहा गया कि अब सिख धर्म के कोई भी गुरु नहीं होंगे, यही गुरु जो आदि ग्रंथ है यही गुरुवाणी का कार्य करेगी। यानी आगे जो सिख धर्म का राजकाज संभालने का कार्य ये आदि ग्रंथ के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान के द्वारा की जाती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हत्या की जाती है। वहीं 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या की जाती है। 1707 ईस्वी में जब इनकी हत्या की जाती है तो उस टाइम पूछता है कभी कभी मराठों का शासक कौन था, तो उस टाइम मराठों में ताराबाई का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था, तो ये लक्ष्मण दास था तथा इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। नेक्स्ट पॉइंट है बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। यानी सिख धर्म के पहले गुरु या फिर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक एवं सिख धर्म के 10वें या फिर अंतिम गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाने का कार्य ये कौन करते हैं, ये बंदा बहादुर के द्वारा किया जाता है। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। इसी के आदेश से 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है शाहदरा यानी कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। कहाँ पर? कत्लगढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। जो 12 दल थे इन्हें मिसल कहा जाता था। मिसल जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में क्या दिया गया है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया जो 12 मिसल थे उसमें से रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। इनके मुखिया या सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके दादा चरक सिंह 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला था। 1798-99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना और अमृतसर की संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब व किनके बीच होती है। तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अंग्रेज जो है चार्ल्स मेटकाफ व महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि होती है। रणजीत सिंह के जो राज्य है वो 4 सूबों में बटा था। वो 4 सूबे कौन कौन से? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान व लाहौर। यही चारों राज्य रणजीत सिंह के राज्य में शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री, इसका नाम फकीर अजीजुद्दीन था एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। वित्त यानी पैसे से रिलेटेड है, जो भी आर्थिक से, तो दान हमेशा पैसे से दिया जाता है, तो वित्त मंत्री ये दीनानाथ रहते हैं। विदेश जो हमेशा घूमते टहलते हैं उसे फकीर ही कहा जाता है, तो फकीर अजीजुद्दीन ये विदेश मंत्री होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए कि कोई भी टिक करके आप लोग को याद करना है। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रथम आंग्ल मैसूर, यहाँ पर सिखों से 2 युद्ध लड़ा जाता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध व फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसका टाइम पीरियड 1845 से 46 ईस्वी में होता है। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसका टाइम पीरियड
1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अंग्रेज व सिखों के मध्य जो संधि हुई, पहली थी वो लाहौर की संधि जो 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई। दूसरी है भैरववाल की संधि जो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई। भैरववाल की संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसके दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई के रूप में सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गग के मध्य लड़ी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिलियानवाला की लड़ाई किसके मध्य होती है, तो सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गग के मध्य चिलियानवाला का युद्ध या फिर चिलियानवाला की लड़ाई देखने को मिलती है। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख जो है वो पूरी तरह से पराजित हुआ। यही कारण है कि लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 ईस्वी को घोषणा करता है कि पंजाब का जो विलय ये अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया है। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दिए गए और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। कहाँ पर? इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का जो प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहनूर हीरा इसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। यहाँ पर जो है सिख धर्म से रिलेटेड अगला टॉपिक 42 टॉपिक के रूप में दिया गया है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का जितना भी इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में कवर किया। इसीलिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको टोटल 4 पार्ट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।